गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 7, इट्स वाटर। लेसन नंबर 7, द नेम ऑफ द लेसन इज़ वाटर। वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। खासकर पानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स जितने भी उनके लिए वाटर ज़रूरी है। अब सबसे पहला आता है अर्थ। अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं? अगर हम स्पेस से देखने पर ये ब्लू चारों तरफ नीचे जब हम अर्थ को देखते हैं तो चारों तरफ ये अर्थ नीली नीली दिखती है पानी की वजह से, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वो उनका कहना है यदि आप एलियंस होते और ऊपर स्पेस पे जाते और आप चारों तरफ देखते तो आपको अर्थ नीली नीली दिखती, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इतने वाटर की वजह, ब्लू पानी की वजह से, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। स्पेस से देखने पर खासकर पैसिफिक ओशियन की तरफ आप देखें तो आपको नीली ही दिखती है। नॉट ओनली वाटर इज़ एवरीवेयर, चारों तरफ वाटर अवेलेबल है अर्थ के, बट ऑल लाइफ, जितनी भी लाइफ है डिपेंड पर, चाहे वो बैक्टीरियाज हों, टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, उन सबको अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत है। हर साल हम 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। द टोटल अमाउंट वाटर, जो अर्थ पर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है या लिमिट एस्टिमेट लगाया जाता है, वो है 1.386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। कितना एस्टिमेट लगाया जाता है? 1.386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और, अर्थ पर 100% वाटर है, पर उस 100% में वाटर में से 97% वाटर पानी तो सीज़ में, गुल्फ में, बेज में चला जाता, ओशियंस में चला जाता है। बाकी जो रेस्ट वाटर है वो बचता है सीज़ में, गुल्फ में, बे में, रिवर्स में और लेक में। यानी 100% वाटर में से 97% वाटर तो चला गया ओशियंस में, बाकी जो बचा 3% वो बचा सी में, गुल्फ में, बे में, रिवर्स में और लेक्स में। वाटर जो कंपोनेंट है अर्थ में उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर फॉर द एयर, लिथोस्फीयर फॉर द लैंड एंड हाइड्रोस्फीयर इज़ फॉर वाटर। ओके, ये टर्म यूज़ की जाती हैं। एटमॉस्फेयर जो होता है वो एयर के लिए यूज़ किया जाता है, लिथोस्फीयर लैंड के लिए और हाइड्रोस्फीयर वाटर के लिए। अर्थ पर वाटर 3 फॉर्म में उसकी 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एज गैसेज आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर हो गया। वाटर हैज़ ए ग्रेट कैपेसिटी, वाटर में ग्रेट कैपेसिटी होती है हीट एब्जॉर्व करने की, यानी पानी जल्दी गर्म हो जाता है। मालूम है ना, अगर आप पानी को गर्म करने लगते हो तो वो गर्म होता है, ऐसे ही सन की रेस से पानी जल्दी गर्म हो जाता है, एब्जॉर्व हो जाता है। उसके बाद वो हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, यानी फिर हीट को अर्थ पर बांटती, मतलब जो वाटर गर्म हो जाता है उसमें जब वो हीट एब्जॉर्व हो जाती है तो हीट को उसकी मदद से, वाटर की मदद से धीरे धीरे वो हीट को अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक साथ नहीं छोड़ता है बल्कि धीरे धीरे छोड़ता है और बराबर बराबर छोड़ता है। इट इज़ ऑल, सबसे बड़ी बात ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यानी इसमें कुछ भी आसानी से सॉल्यूबल हो जाता है। आपको मालूम है ना, अगर आप शुगर डालो तो वो भी घुल जाती है और नमक डालो तो वो भी घुल जाता है। पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि वाटर के बिना प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन लाइफ, छोटे से छोटे टिनी पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, कोई भी इनमें से बिना पानी के नहीं रह सकते। हम सबको सर्वाइवल करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं वाटर साइकिल। अवर अर्थ हैज़ ए फिनिट अमाउंट ऑफ वाटर। हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा पानी है, पानी की कमी नहीं है, पर वाटर निरंतर जो है मोशन में रहता है, मूव करता रहता है। चीफ प्रोसेस जो मेन कारण है वाटर का मूव करने का अर्थ पर, वो है वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अर्थ पर जो वाटर है ऑलवेज मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसका मूव करने का जो प्रोसेस है जिसकी वजह से मेन रिस्पॉन्सिबल जो कारण है वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल बाय विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखिए, ये है वाटर साइकिल। वैसे तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा और आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। जिस तरह हम गैस पर पानी चढ़ाते हैं, जब पानी उबलने लगता है तो वो बाहर निकलने लगता है, या भाप में थोड़ी देर बाद वो भाप में बदलना शुरू होकर और पानी ख़त्म हो जाता है। पानी ख़त्म नहीं होता, वो पानी तो वैसे ही है, पर पानी जो है वो भाप में बदल जाता है। तो ये हमारे ओशियंस हैं,
ओशियंस या सी, ओशियंस और सी का जो पानी है सन की रेज है, मानो ये सन है आपका, ठीक है। सन की जो रेज हैं वो ओशियंस और सी के वाटर को, जैसे गैस पर रख के पानी गर्म करते हैं ना, ऐसे सन जो है ओशियंस और सी और रिवर्स इस वाटर को गर्म कर देती है, ठीक है। जब पानी हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो पानी टर्न हो जाता है वाटर वेपर में। इस प्रोसेस को हम एवोपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस को हम एवोपोरेशन कहते हैं। पानी जो है क्या कहते हैं, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट इज कॉल्ड एवोपोरेशन, ठीक है। उसके बाद पानी ऊपर चला जाता है ट्रोपोस्फियर लेयर में, यस। उसके बाद वहाँ पानी जाके ठंडा हो जाता है और क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कोल्डनेस की वजह से वहाँ पानी टर्न हो जाता है क्लाउड्स में, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। फिर वो पानी अर्थ पर वापस आता है। कैसे वापस आता है? एज ए प्रेसिपिटेशन के रूप में, यानी कि या तो रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है। पानी रेनफॉल में भी पानी ही गिरता है और स्नोफॉल में भी पानी गिरता है। वो पानी वापस से अर्थ पर आ जाता है और वो पानी किसके अंदर गिर जाता है? ओशियंस और सी में। उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी फिर क्लियर हो गया, पहले दोबारा से करते हैं। सन की रेज ने पानी को गर्म किया और पानी टर्न हो गया वाटर वेपर में। वाटर वेपर के प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपोरेशन। अब पानी क्लाउड्स में पहुंचा, क्लाउड्स में पहुंचने के बाद वहाँ ठंडा हुआ, उस प्रोसेस को कहा हमने कंडेंसेशन। फिर पानी अर्थ पर नीचे आया, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल। अब फिर से पानी गर्म हुआ, फिर एवोपोरेशन हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर पानी नीचे आया। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। इसीलिए जो अर्थ पर 1% पानी है या 3% पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होता। इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। समझ में आ गया क्या होती है वाटर साइकिल? हाँ जी, क्या होती है वाटर साइकिल? दोबारा देखिए फिर। सन की रेज ने पानी को गर्म किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपोरेशन। वाटर वेपर में टर्न हुआ और वापस पहुंच गया। फिर ठंडा हुआ, क्लाउड्स में कन्वर्ट हुआ, इसको कहा कंडेंसेशन। फिर नीचे आया रेनफॉल स्नोफॉल में, उसको कहा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और ये पानी ऐसे यही चक्कर चलता रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं वाटर साइकिल। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आई हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ हैज़ एन एबेंडेंस ऑफ वाटर। अर्थ पर वाटर की कमी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी हमारे पास केवल 0.3% वाटर ही यूजेबल है, फिट है फॉर ड्रिंकिंग या अदर पर्पज़ के लिए। क्योंकि मैंने भी बताया था 97% वाटर इन गोज़ ऑन ओशियन, और ओशियंस का पानी तो साल्टी होता है, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं होता है। द अदर 99.7% वाटर कहाँ गया? ओशियंस में गया, सेल्स में गया, आइस कैप्स में गया और फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो केवल कितना पानी बचा? 0.3% यूजेबल या अवेलेबल फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए। पर वाटर साइकिल चलती रहती है, इसलिए ये सिस्टम पानी हमें अवेलेबल होता रहता है। मोस्ट ऑफ दी वाटर, मोस्टली जो वाटर है रिवर्स का, वो ह्यूमन बींग्स ही यूज़ करते हैं। दिस विजिबल बॉडी, जो पानी ऊपर होता है अर्थ के, उसको सरफेस वाटर कहते हैं, और जो पानी अर्थ के नीचे होता है उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। सरफेस, जो पानी अर्थ के ऊपर होता है उसको सरफेस वाटर कहते हैं, और जो पानी अर्थ के नीचे होता है उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अब आता है हम दोनों ह्यूमंस जो हैं दोनों ही पानी को यूज़ करते हैं, सरफेस वाटर को भी और अंडरग्राउंड वाटर को। अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे निकालते हैं? वेल्स के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा, हैंडपम्प्स के द्वारा। इनका यूज़ करके हम इन वाटर को यूज़ करते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर लैंड है, वाटर कम है। साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर वाटर है। मालूम है ना, इक्वेटर दोनों अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादातर लैंड है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर वाटर है। ऑलमोस्ट फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है। मेन सोर्स जो है फ्रेश वाटर की, यानी हमें जो फ्रेश वाटर मिलता है ओशन और सी से तो हम यूज़ कर नहीं सकते। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर एंड स्प्रिंग्स। ओशन वाटर जो है वो साल्टी है, वो अनफिट है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप फॉलोइंग टेबल आपको शो करिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर परसेंटेज। ओशन वाटर 97.2, ग्लेशियर में कितना चला गया? 2.15, ग्राउंड वाटर 61, फ्रेश वाटर 0.09, इनलैंड सी में 0.08, और ये आता है सॉइल मॉइस्चराइजर 0.005, एटमॉस्फेयर 0.01 और रिवर में यानी कुल मिलाकर केवल 1% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, अब आपका आता है टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर।
टेम्परेचर जो होता है ओशन का, स्पेशली द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर ओशंस होते हैं वो वेरियस, प्लेस टू प्लेस टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है, फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। यानी ओशन का जो टेम्परेचर होता है कम या ज़्यादा वो प्लेस टू प्लेस पर डिपेंड करता है और सीज़न टू सीज़न पर डिपेंड करता है। ओशन टेम्परेचर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। ओशन का टेम्परेचर डिपेंड किस पर करता है? सोलर एनर्जी पे। उसने कितनी सोलर एनर्जी एब्जॉर्व करी उस पर डिपेंड करता है ओशन का टेम्परेचर कितना होगा। माना आप वेरिएशन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी कॉजेज द ओशन सरफेस टेम्परेचर इज वेरी फ्रॉम वार्म 30 डिग्री इन द ट्रॉपिक्स एंड वेरी कोल्ड -2 डिग्री नियर द पोल्स। ये उसने क्लियर ही कर दिया। देखिए, अगर आप ट्रॉपिक के नज़दीक है, इक्वेटर के नज़दीक है, तो सरफेस का जो ओशन का टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप पोल्स के नज़दीक है, आपको मालूम है पोल्स के नज़दीक सन की रेज इतनी नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पर होगा -2 डिग्री सी, यानी -2 डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, और 30 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज़ मालूम है ना, कम होता जाता है विद डेप्थ। जितना अंदर जाते जाते हैं आप ओशंस के, पानी उतना डिक्रीज़ होता जाता है, टेम्परेचर उतना कम होता जाता है। ओशन हैज़ 3, ओशन के 3 मेन टेम्परेचर लेयर हैं। सबसे पहले अपर लेयर जो वार्म रहती है, डीपर कोल्ड रहती है, और जो सेम बीच इन दोनों के बीच में लेयर होती है उसको हम थर्मोस्लाइन भी कहते हैं। वो वार्मर होती है टॉप में और देन एट द बॉटम। यानी देखो कैसे, ये है ओशन। ओशन की जो सबसे ऊपर लेयर है सरफेस लेयर, ये होती है वार्म क्योंकि सन की रेज होती है, और ये जो सबसे लास्ट वाली होती है डीप वाटर लेयर अंदर की, ये सबसे कोल्ड होती है। अब इन दोनों के बीच में जो थर्ड लेयर होती है, बीच में लेयर होती है, उसको हम कहते हैं थर्मोस्लाइन। थर्मोस्लाइन लेयर जो होती है ऊपर टॉप तो इसका वार्म होता है, और मतलब होता है ये भी, पर जो ये नीचे वाली लेयर है थर्मोस्लाइन की, ऊपर वाली लेयर गर्म और नीचे वाली लेयर उससे थोड़ी कम गर्म होती है, और डीप लेयर तो आपको बताई दी कि वो सबसे ज़्यादा कोल्ड होती है। अब आता है आपका सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। सलाइन आपको मालूम है नमकीन होता है। एज वाटर फ्लो थ्रो रिवर, जो पानी रिवर्स का गिरता है उसके अंदर भी मिनरल्स होते हैं और साल्ट्स होते हैं, क्योंकि जो रिवर्स हैं वो माउंटेन से निकलती हैं। तो जब वो माउंटेन से निकलती हैं तो रॉक से निकलती हैं, तो अपने साथ रॉक्स, टूटी फूटी रॉक्स और सॉइल लेके आती हैं, और साथ ही मिनरल्स लेके आती हैं। वो रिवर कहाँ पर गिरती हैं? वो रिवर ओशियंस में जाकर गिर जाती हैं। तो उसकी वजह से जो ओशियंस हैं, ओशियंस का पानी भी साल्टी हो जाता है। एक कारण तो ये है। दूसरा ये है, जब वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है, यानी ओशियंस और सी का पानी सन की किरणों की वजह से हीटअप हो जाता है और एवोपोरेशन होता है, तो वाटर तो टर्न हो जाता है वाटर वेपर में, पर उस वाटर वेपर के अंदर वो जो साल्टीनेस होती है वो वहीं छूट जाती है और वो और ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है ओशियंस के अंदर, जिसकी वजह से रिमेनिंग वाटर जो है वो और ज़्यादा साल्टियर और साल्टियर होता चला जाता है। यानी वाटर साइकिल तो चलती रहती है। समझ में आया? यानी रिवर्स का जो वाटर है उसके अंदर मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं, और साथ में रॉक्स और सॉइल होती हैं जब वो गिरती हैं ओशियंस के अंदर। जब ओशियन का पानी एवोपरेट होता है तो क्या होता है, वाटर वेपर टर्न होकर ऊपर चला जाता है, पर बाकी का जो वाटर साल्ट है वो सारा उसी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और रिमेनिंग वाटर जो है वो और साल्टियर टाइम टू टाइम के साथ और साल्टियर होता जाता है। एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, यानी साल्टी वाटर जो है 30,000 ग्राम वाटर में ओशियंस के 35 ग्राम साल्ट होता है। 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम साल्ट होता है। सैलिनिटी डिक्रीज जो इक्वेटर के नज़दीक है, जब यानी हैवी रेनफॉल होती है तो सैलिनिटी कम हो जाती है। यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है इक्वेटर के नज़दीक तो सैलिनिटी अपने आप कम हो जाती है। जैसे कि अर्थ पर जो एशिया में डेड सी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी वाटर है। डेड सी जो है एशिया में वो उसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, हाईएस्ट सैलिनिटी है। अब है ओशियन सर्कुलेशन। जो स्विमर्स हैं यानी स्विमिंग करते हैं और सर्फर्स हैं, आपको मालूम है सर्फिंग करते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं ओशियंस के ऊपर जो खेले जाते हैं, वो एक्वेटिक प्लेग्राउंड है, एक तरह से उनका स्विमर्स और सर्फर्स के लिए प्लेग्राउंड का काम करते हैं। हाउएवर द ओशियन कैन बी अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डेंजर, पर कई बार ओशियंस भी जो होते हैं ना वो डेंजर का काम करते हैं लाइव्स और प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि
जो ओशियंस है उनमें कभी भी हरिकेन, साइक्लोन्स, सुनामी एक्सेट्रा आती रहती है, और जब वो सब आती है तो वो लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्टिव करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ओशियन वाटर हमेशा मूव करता रहता है। ओशियन करंट आर वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूवमेंट। ओशियन करंट्स आर हमेशा वर्टिकल और यानी जो वाटर होता है वो मूव करता है वर्टिकली या हॉरिजेंटली, बोथ सरफेस के ऊपर भी और डीप वाटर अंदर इनसाइड वाटर भी। मूवमेंट जो होती है ओशियन वाटर की उसको हम ब्रॉडली क्लासीफाइड करते हैं। ओशियन वाटर को वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं और करंट होते हैं। ओशियन में आपने देखा ना, वेव्स होती हैं, लहरें, टाइड्स, बड़ी बड़ी लहरें, और ओशियन करंट। मेन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है ओशियन करंट का वो है प्रिवलिंग विंड्स। प्रिवलिंग विंड्स की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, सैलिनिटी ऑफ वाटर की वजह से होता है, और वेरिएशन इन ओशियन वाटर डेंसिटी में की वजह से ओशियन करंट में डिफरेंस होता है। वेव्स, टाइड्स और करंट आर व्हाट ड्राइव आइस। चलिए इतना आज मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।